हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आदित्य वर्धन जीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका जो समय था, इनका समय था 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। तो हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्होंने क्या रूल्स और रेगुलेशन भारत में रहकर बनाए थे, तो चलिए आज हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, और यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो इनके समय में घटित हुई हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे भारत में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जहाँ पर रेलवे पहली बार जो रेलवे ट्रैक है उस पर चली थी, वो डेट थी 1853। फर्स्ट इंडियन रेलवे जो है वो इस्टेब्लिश्ड होता हुआ दिख रहा है हमें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आप लोग डेट याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चलाई गई थी, और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी आप लोग इसको भी याद रखोगे, बम्बई से थाने तक। ओके, बम्बई से थाने तक ये रेल चलाई गई थी, और एक्चुअली जो रेल है वो अंग्रेज़ों की ही देन है। तो सबसे पहले भारत में रेल चलाने का जो श्रेय है वो अंग्रेज़ों को ही दिया जाता है। उसके आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले भारत में अगर टेलीग्राम और टेलीग्राफ की जो सेवा शुरू हुई है वो भी अंग्रेज़ों के समय में शुरू हुई है, और वो अंग्रेज़ कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिसके समय में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की स्टार्टिंग हुई थी। और ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, 1853 रेलवे लाइन की भी है और 1853 ईस्वी में ही टेलीग्राफ लाइन भी स्टार्ट हुई है। तो टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा के लिए सबसे पहले शुरू की गई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। बहुत सारे पेपर्स में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहली जो रेलवे लाइन है जहाँ रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इनके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, हमें एक बहुत, आप लोग कह सकते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने को मिलता है जो भारतीयों के लिए बहुत घातक था लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। वो सिद्धांत था हड़प नीति का सिद्धांत। यहाँ से आप लोग याद रखोगे हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब समझ लीजिए आप लोग, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिनके द्वारा जो यहाँ के नवाब थे, जो यहाँ के राजा थे, उनकी ज़मीनें हड़पने का कार्य किया जाने लगा। ज़मीनें हड़पने का कार्य कैसे किया जाने लगा यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कोई ना कोई आरोप लगाकर उनकी जागीरें और उनके जो महल और साम्राज्य था उनको छीन लिया। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, झांसी। ये झांसी की जो रानी थी, यहाँ पर इनके कोई संतान नहीं थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये रूल बनाया गया उस समय कि जिसके कोई संतान नहीं है, जिस राजा या रानी के कोई संतान नहीं है, वो कोई संतान गोद नहीं ले सकते। और उसके बाद राजा रानी के मरने के बाद वो जो साम्राज्य है, वो जो शासन है, वो वहाँ पर अंग्रेज चलाएंगे, अंग्रेज उस शासन को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट नियम था जो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था और अपने आप में सबसे घातक नियम था। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे सतारा की। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हड़प नीति का जो सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ लागू किया गया, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया। तो ये हमारे क्वेश्चन डेट के अनुसार पूछने के लिए कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं। तो आप लोग समझ के रखोगे इसको। सबसे पहले सतारा को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिलाया था, उसके बाद जयपुर, संबलपुर, उसके बाद यहाँ पर उदयपुर, इस तरीके से झांसी, इस तरीके से बहुत सारे राज्य थे जो अंग्रेज़ों ने किसी न किसी कोई ना कोई कारण बता के अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। जैसे कुशासन के आरोप में, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर अवध को आप लोग याद रखोगे। अवध यूपी का एक प्रदेश है जिसको हम लोग लखनऊ कहते हैं। यूपी की जो राजधानी है उसको पहले अवध कहा जाता था। तो अवध के जो नवाब थे उन पे कुशासन का आरोप लगाया अंग्रेज़ों ने। ये बोला कि यहाँ की जनता जो है वो शिकायत कर रही है नवाब के खिलाफ। तो यहाँ के राज्य को, साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे हमें सिद्धांत देखने को मिले हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको भी याद रखोगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही यहाँ पर हमें
पोस्टल सिद्धांत, पोस्टल सिस्टम देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, टेलीग्राम सेवा, पोस्टल सिस्टम, रेलवे लाइन का जो विकास हो रहा है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हो रहा है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये इस समय पर जो कम्युनिकेशन के साधन थे, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो एक त्वरित निर्णय है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लिया गया था। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक संदेश को दूसरी जगह भेजना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और और लॉर्ड डलहौजी ने और इस तरीके से हम देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में संदेश को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको दोस्तों हमें याद रखना है। उसके आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, लॉर्ड डलहौजी ने और क्या क्या काम किए थे, चलिए यहाँ से देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ ब्रिजेस का निर्माण कराया गया था। सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान रखोगे, इनके द्वारा एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की भी स्थापना की गई थी। तो PWD का जो प्रमुख कार्य था वो रोडें बनाना और बहुत सारे ब्रिजेस बनाना था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ ब्रिजेस का जो निर्माण है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो ग्रांड ट्रंक रोड थी, जो शेरशाह सूरी के समय में हमें देखने को मिलती है, उसकी भी मरम्मत जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही की गई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट किया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया था। और यहाँ पर जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो सबसे बड़ी रोड का निर्माण कराया गया था, उसकी जो मरम्मत का कार्य किया था वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ जो बंदरगाह हैं, जिसको आप लोग पोर्ट कहते हो, PORT पोर्ट, तो कुछ पोर्ट हैं, कुछ हार्बर्स हैं, उनका भी निर्माण कराया गया था। तो कौन कौन से उन्होंने डेवलप किए थे, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उनके समय में जो कराची बंदरगाह था उसको बहुत ज़्यादा मॉडर्न किया गया, डेवलप किया गया। उसके बाद बॉम्बे जो बंदरगाह था उसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, और कलकत्ता। स्टूडेंट्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे उस समय के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज हमारे भारत में सिर्फ पानी के रास्ते ही आते थे, समुद्र के रास्ते आते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना जो सी रूट है उसको बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में कर लिया था। इसीलिए इन्होंने देखा कि कराची, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो पूर्वी और पश्चिमी तट थे उनको, उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बंदरगाह इन्होंने बनाए थे। जैसे अब यहाँ से हम भारत की बात कर लेंगे तो पश्चिमी तट पर इन्होंने देखो बम्बई को बना दिया था, और उसके बाद पूर्वी तट पर एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह इन्होंने कलकत्ता को बनाया था। इसी तरीके से पश्चिमी तट पर इन्होंने एक कराची नामक एक बंदरगाह बनाया, जो कराची वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ से देखने थे। उसके बाद इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। वो काम ये था कि इन्होंने शिमला को अपनी ग्रीष्म राजधानी बनाया। तो एक्चुअली अंग्रेज जहाँ से आते थे वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, और जब भारत में आते थे तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, एक शिमला जो है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, यहाँ से आपको बता देते हैं, हिमाचल प्रदेश HP की जो राजधानी है शिमला, इसको इन्होंने क्या किया था, ग्रीष्म राजधानी बनाया था। जब भारत में, उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो ये लोग कहाँ चले जाते थे, शिमला चले जाते थे। इन्होंने वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, कैपिटल इसको बना दिया था। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया है, वो ये है कि इन्होंने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत प्राचीन कॉलेज है, जिसकी स्थापना रुड़की में की गई है। तो आज भी ये हमें देखने को मिलता है, बहुत प्राचीन कॉलेज है, इसको आप लोग याद रखोगे, ये कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा। इन्होंने बहुत ज़्यादा विकासपूर्ण कार्य किए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का विकास किया है। इन्होंने साइंस में भी, अपना विज्ञान में भी विशेष रुचि दिखाई थी। इसी तरीके से इन्होंने जंगल, वन और उनको डेवलप करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद कॉमर्स के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हर क्षेत्र में विकास करने की कोशिश की, और शायद इसीलिए
भारत की जो नींव है वो यहीं से मजबूत होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी देन थी रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन जब भारत में मिल गई, अंग्रेज़ों ने अपने बेनिफिट के लिए रेलवे लाइन को बनाया था, लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ छोड़ के गए तो एक तरीके से हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है रेलवे लाइन ने। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अंग्रेज़ हमारे भारत से बहुत कुछ लेके भी गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, कई सारे उन्होंने इंडस्ट्री हमारे भारत में लगाई थी, आज भी हमें देखने को मिलती हैं पुरानी इंडस्ट्री। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो नेटवर्क तैयार किया था वो रेलवे लाइन का था। उसके बाद टेलीग्राम सेवा, पोस्टल सेवा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये सारी अंग्रेज़ों के द्वारा ही, अंग्रेज़ों के दिमाग की ही उपज थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं। इनके समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट वुड डिस्पैच आया था। इसको वुड डिस्पैच को कहते हैं हम लोग वुड घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, एक चार्ल्स वुड थे, CHAR, चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड कौन थे? ये एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र में क्या था कि जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसका पूरा शेड्यूल इनके द्वारा तैयार किया गया था। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक शिक्षा नीति बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो शिक्षा नीति किसने बनाई थी, आप लोग इसको याद रखोगे। वुड के घोषणा पत्र में सबसे पहले 1854 ईस्वी में ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जब हम शिक्षा का विकास पढ़ाएंगे अंग्रेज़ों के समय में, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या प्रोविज़न थे। तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 1854 में ही वुड डिस्पैच आया था, वुड का घोषणा पत्र आया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई बार पेपर में हमारे यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये एजुकेशन से संबंधित था और इसमें कहाँ कहाँ के एजुकेशन के बारे में बताया गया था। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इस घोषणा पत्र में ये बताया गया था। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इनके समय में हुई थी। तो इनके समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, वो ये थी कि इस समय जो विडो थी, विडो मीन्स बता देता हूँ आपको, विधवा, पुनर्विवाह, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। विडो रीमैरिज का जो एक्ट है वो इन्हीं के समय में आया था, और ये डेट आप लोग याद रखोगे 1856 ईस्वी में। तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह इन्होंने लागू किया था। अब किसके प्रयासों के द्वारा लागू किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके समय में आया था, उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था, आप लोग इसको याद रखोगे। उसके बाद पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके द्वारा लागू कराया गया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये इसको आप लोग याद रखोगे। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि इसके बाद में इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर एक कानून बना दिया गया था, कोई भी विधवा महिला होती थी वो किसी से भी शादी कर सकती थी। तो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। और किसके एफर्ट के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो हमने यहाँ से पढ़े। आगे हम नया एक गवर्नर जनरल पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं लॉर्ड कैनिंग के साथ। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।